तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात 10 बजे का वक्त है और कहानी का वही सिलसिला फिर से एक बार आपके सामने। कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसमें एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद वो लड़की कार के नीचे आ जाती है। आने के बाद कार में ही फंस जाती है। फंसने के बाद जो कार चालक थे, कार में सवार जितने लोग थे, उन सबको इस बात की जानकारी होती है कि कोई है जो नीचे फंस गया है। उसके बाद भी वो ब्रेक नहीं लगाते, उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करते। बाकायदा गाड़ी को कई किलोमीटर तक दौड़ाते हैं। दौड़ाने के बाद एक जगह पे फिर से गाड़ी रोकते हैं, उस लड़की को बाहर निकालते हैं, फिर वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं। ना किसी ने किसी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ना किसी ने किसी पुलिस को फ़ोन किया। इसके बाद भागते हैं। भागने के बाद गाड़ी जिसकी थी उसके सुपुर्द करते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों पे जाते हैं। घरों पे जाने के बाद सो जाते हैं। सारी चीज़ें मीडिया में आई, कई लोगों ने कई तरह की बातें की। सारे लोगों के मन में गुस्सा है, उस लड़की के प्रति सिंपैथी है। लेकिन इसी बीच इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल एक लड़की अचानक से सामने आती। सामने आने के बाद वो कहती है कि उस रात इस लड़की के साथ वो भी मौजूद थी, बाकायदा पूरी रात उसके साथ रही। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय स्कूटी पे ये भी सवार थे। इसका भी एक्सीडेंट होता है, ये भी गिरती है। गिरने के बाद लड़की फंस जाती है, थोड़ी दूर गिरती है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि अगर आपके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, आप चुपचाप से वहाँ से चली जाती हैं, जाने के बाद घर पे सो जाती हैं। 2 दिन तक आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आपकी फ्रेंड के साथ क्या हुआ। आप बाकायदा इस बात को छुपाती हैं और बाद में ये एक्सक्यूज़ देती हैं कि आप डर गई थी, आपके मन में डर बैठ गया था कहीं पुलिस हमको ही ना फंसा दे। अब इसके बाद जगह जगह पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि 12 किलोमीटर तक एक लड़की बाकायदा गाड़ी के नीचे फंसी रही। फंसने के बाद घिसटते हुए उसकी दर्दनाक मौत हुई। इन 12 किलोमीटरों तक, चूँकि न्यू ईयर का दिन था, तो 12 किलोमीटर तक ना किसी पुलिस वाले की नज़र पड़ी, ना कहीं कोई पेट्रोलिंग हो रही थी। तो पुलिस सो रही थी या फिर क्या कर रही थी। बिना पोस्टमार्टम किए उस लड़की के बारे में बता दिया गया कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। तमाम तरह के पुलिस के ऊपर सवाल उठे, तमाम तरह के लांछन लगे कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है। लेकिन आज की जो कहानी है, ये कहानी इस बात की बिल्कुल विपरीत है। चूँकि इस कहानी में पुलिस ने जिस हिसाब से काम किया, चूँकि ये कहानी भी इसी घटना के इर्द गिर्द की है, 2-3 दिन के समय के अंतर की है। कहानी भले ही किसी दूसरी जगह की है, लेकिन पुलिस प्रशासन, ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान की हैं। पुलिस ने जैसा काम किया, जिस हिसाब से कातिल को पकड़ा, जिस हिसाब से जांच पड़ताल की, इस हिसाब से पुलिस के लिए अपने आप एक इज्जत बढ़ती है, अपने आप एक सैल्यूट करने का मन होता है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। साल 2022 के आखिरी हफ्ते में 27-28 तारीख की ये बात है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन का काम चालू था। सारे लोग लाइन में लग रहे थे, अपना अपना इमिग्रेशन करवा रहे थे। एक आदमी खड़ा था, खड़ा होने के बाद अपनी बारी का वेट कर रहा था, उस इंतज़ार कर रहा था कि सारे लोग लाइन से हटे तो मैं भी जाऊं, अपना इमिग्रेशन करवाऊं। इसी बीच उस आदमी के कंधे पे एक दूसरे आदमी का हाथ पड़ता है। हाथ पड़ता है, ये आदमी थोड़ा सा चौंकता है, चौंकने के बाद पीछे देखता है। अब जैसे ही ये आदमी पीछे देखता है, तैसे ही दूसरा आदमी जिसने कंधे पे हाथ रखा था, वो कहता है कि इलियास कालिया, आपसे मिलके अच्छा लगा। अब ये आदमी, इसे थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक से एयरपोर्ट पे ये कौन मिल गया, मुझे जान रहा है, मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। संशय में ही, बिना कुछ सोचे समझे, अचानक से इसका भी हाथ उठ जाता है। हाथ उठता है, वो बाकायदे इसका हाथ पकड़ता है। उसके बाद कहता है कि आपका नाम राजकुमार अमरनाथ चौहान है। अब ये नाम इस आदमी के लिए एक तरह से शौक था, क्योंकि अचानक से कोई एयरपोर्ट पे मिलता है। मिलने के बाद इसके दोनों नाम लेता है। नाम लेता है, नाम लेने के बाद बाकायदा हाथ भी मिला रहा है। ये कौन है जिसे मैं जान नहीं रहा हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ। ये दोनों नाम सुनने के बाद इस इंसान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। अब जैसे ही ये आदमी कोई तीसरा सवाल पूछ पाता, इतनी ही देर में
ये आदमी दूसरा सवाल एक और दाग देता है और कहता है कि पहले आप मुंबई के ही भरवाड़ चौल में रहते थे ना। अब ये सवाल जैसे ही सुनता है इसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है, क्योंकि पिछले 28 सालों में ये नाम, ये जगह इसने किसी की मुंह से सुनी नहीं थी। 28 साल बाद इसके सामने कोई एक ऐसा शख्स खड़ा था कि वो ये बात जानता था कि 28 साल पहले ये आदमी कहाँ रह रहा था। ये आदमी ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ के इशारे पे हिला देता है, और जैसे ही ये आदमी अपना सर हिलाता है दूसरा आदमी कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, और ये 28 सालों से चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म हुआ। अब आसपास के सारे लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। ये आदमी भी कुछ समझ नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, चुपचाप से इस दूसरे आदमी के साथ चलने लगता है। दूसरा आदमी इसको अपनी गाड़ी में बैठाता है। बैठाने के बाद किसी को फ़ोन करता है। फ़ोन करते ही कहता है कि साहब, हमने राजकुमार चौहान को पकड़ लिया और ये केस सॉल्व हो गया। अब ये बात क्या थी, 28 साल पहले क्या हुआ था, ये पकड़ने वाला कौन था, ये इलियास कालिया कौन था, इसे जानने के लिए आपको 28 साल पहले जाना होगा। दरअसल ये बात है साल 1994 में महाराष्ट्र के पेनकर पाड़ा इलाके में एक चौल लगता है, भरवाड़ चौल। इस चौल में एक आदमी जिसका नाम था राजनारायण प्रजापति, अपनी पत्नी के साथ जिसका नाम था जगरानी देवी प्रजापति, इसी चौल में दोनों रहते थे। दोनों के 4 बेटे थे। एक बेटा 5 साल का, एक 3 साल की बेटी थी, एक 2.5 साल का बेटा था और एक 3 महीने का बेटा था। राजनारायण कहीं नौकरी करने जाता था, मेहनत मजदूरी करता था। पत्नी इन बच्चों का लालन पालन करती थी, घर पे खाना बनाती थी। शादी अभी नई नई हुई थी, चूँकि 27 साल उम्र अगर थी तो मान के चलिए 6 साल पहले ही शादी हुई थी। दोनों में काफ़ी प्यार था। जगरानी भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। सारा परिवार ठीक ठाक तरीके से रहता था, घर में शांतिपूर्ण व्यवहार था। लेकिन इनके बगल 3 लोग किराए पे और रहते थे। उनमें से एक राजकुमार अमरनाथ चौहान, दूसरा अनिल और तीसरा सुनील। तीनों नए उम्र के थे, 19-20 साल की लगभग तीनों की उम्र थी। तीनों मौज मस्ती के लिए, थोड़े बहुत काम के लिए महाराष्ट्र में रहते थे। तीनों से इन दोनों का संबंध ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन अचानक से जब राजनारायण प्रजापति किसी काम से बाहर जाता है और इसकी पत्नी घर पे अकेली होती है, तो जो राजकुमार चौहान था जब अकेली देखता है जगरानी को तो घर में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद जगरानी के हाथ को पकड़ता है, बाकायदा प्रपोज करता है। जगरानी इनकार करती है, उसके बाद छेड़खानी करता है, प्रवोक करने की कोशिश करता है। जगरानी नहीं मानती, ये कहता है, तरह तरह के ऑफ़र देता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो भैया हैं, जो राजनारायण प्रजापति भैया हैं, वो घर पे शाम को ही आते हैं। तो अगर हमारा आपका कुछ रिलेशन बनता है, कुछ संबंध बनता है, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपकी सारी खुशियाँ पूरी करूँगा, आपकी सारी बात मानूंगा। लेकिन जगरानी किसी भी बात से सहमत नहीं होती, कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती। थोड़ी देर तक राजकुमार प्रपोज करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती, इसे लगता है कि जगरानी नहीं मानेगी, तो जगरानी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। जगरानी भी इसे बाहर पुश करती है, पुश करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। उसके बाद अपने पति राजनारायण के आने का वेट करती है। राजनारायण मौके से आता है। आने के बाद फिर रो रो के जगरानी सारी बातें राजनारायण को बताती है। राजनारायण आग बबूला होता है। बबूला होने के बाद अपने पड़ोसी राजकुमार का दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने के बाद कहता है कि बाहर निकलो, बात करनी है। अब राजनारायण जब खटखटाता है तो राजकुमार, अनिल और सुनील, ये तीनों लोग बाहर आते हैं। जो कुछ हुआ था, राजनारायण पूछता है कि तुम मेरी पत्नी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे घर में क्यों आए थे। तो जब ये सवाल राजनारायण पूछता है तो पूछने के बाद राजकुमार कुछ देर तक बात को घुमाता है। घुमाने के बाद धीरे धीरे दोनों में कहासुनी होने लगती है, और कहासुनी जब ज़्यादा होने लगती है तो धीरे धीरे मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद राजनारायण कहता है कि
अगर तुम नहीं सुधरते हो और दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं पुलिस पे कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा, पुलिस तुमको उठा के लेके जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तमाम प्रकार की धमकियाँ देता है। धमकियाँ दे के फिर बाकी अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से जीने लगता है। फिर बाकी ये परिवार बात भूल जाता है। लेकिन इसी बीच चूँकि बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, जो बच्चे होते हैं ना उन्हें किसी सरहद का पता है, ना उन्हें दोस्त का पता है, ना उन्हें किसी दुश्मन का पता है। जो जगरानी देवी का बेटा था वो खेलते खेलते राजकुमार के खोली में जाता है। जाने के बाद एक सूटकेस रखी थी, उस सूटकेस से खेलने लगता है। खेलते खेलते उसकी हैंडल को तोड़ देता है और जैसे ही हैंडल टूटता है तुरंत ही राजकुमार आ जाता है। आता है, उस बच्चे को पकड़ता है और उलाहना लेके जगरानी देवी और राजनारायण के पास जाता है, क्योंकि इसे मौका चाहिए था झगड़ा करने का। इसी बात को कबर बना के बाकायदा इन लोगों से झगड़ा करता है। झगड़ा इस साइड से भी होता है, दोनों में काफ़ी कहासुनी होती है। राजनारायण राजकुमार चौहान के ऊपर थोड़ा सा हावी होता है, इधर पत्नी भी इससे लड़ने लगती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मामला धीरे धीरे बढ़ता है। बाकी लोग आते हैं, बीच बचाव करते हैं, छुड़ा देते हैं। लेकिन राजकुमार चौहान जो था इस बात को अपनी बेइज्जती के रूप में लेता है। राजकुमार चौहान को लगता है कि इस बात की वजह से जो कुछ अभी हुआ इसमें राजकुमार चौहान की बेइज्जती हुई है और उसे अब बदला लेना है। अब बदला लेने के लिए क्या किया जाए, इस बात पे विचार होता है। तो सबसे पहले राजकुमार, अनिल और सुनील कमरे में बैठते हैं और बैठने के बाद एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं कि बदला तो लेना है, लेकिन बदले में किया क्या जाए। तो सबसे पहले आइडिया आता है कि राजकुमार चौहान और ये तीनों लोग मिलकर राजनारायण, जो कि इस महिला का पति था, उसको मारते हैं। लेकिन इस आदमी को मारने में बड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि ये आदमी अकेला मिलता नहीं था, कुछ करता नहीं था, और इस आदमी को मारने से किसी को कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि झगड़ा राजकुमार चौहान से था और ये लोग राजकुमार चौहान को खून के आंसू रुलाना चाहते थे। सारा प्लान बनता है, सारी चीज़ें होती हैं, और इसी प्लान के तहत 16 नवंबर साल 1994 लगभग 3:45 का वक्त था। ये तीनों लोग जाते हैं, राजकुमार चौहान की खोली में घुसते हैं। घुसने के बाद घर के दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा अंदर से बंद होता है सामने जगरानी देवी मिलती है। उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, उसके गाली गलौज करते हैं। जैसे ही जगरानी देवी कुछ जवाब देने की कोशिश करती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है, ये अपने जेब से चाकू निकालते हैं, जगरानी देवी के ऊपर चाकू का वार करते हैं और तब तक मारते हैं जब तक जगरानी देवी गिर नहीं जाती। जगरानी देवी के शरीर से खून निकलने लगता है, उसके अंदर ताकत नहीं बचती कि वो उठ सके, मुकाबला कर सके। बहरहाल उसकी आंखें खुली थी, उसकी सांसें चल रही थी। अब माँ की ऐसी हालत देखते हैं तो बच्चे, खासकर जो 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी थी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद जब रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं तो ये दोनों बच्चों के पास जाते हैं। उनको भी इसी माँ के सामने, माँ की आंखें खुली है, सांसें चल रही है, वो तड़पते हुए सारी चीज़ों को देख रही है। इसी माँ के सामने उन दोनों बच्चों को भी चाकू से मारते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक उन दोनों की चीख हमेशा के लिए शांत नहीं हो गई। इन दोनों को मारने के बाद देखते हैं कि जो 3 महीने का बेटा है वो भी अब चिल्ला के रो रहा है। अब उनमें से एक आदमी कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो राजकुमार चौहान था उसके सर पे खून सवार था। उस 3 महीने के बच्चे के पास जाता है, उसके भी ऊपर चाकू चलाता है, उसको भी उसी तरीके से तड़पा के मारता है। तीनों बच्चे मारे जा रहे थे। माँ की आंखें खुली थी, माँ सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं बची थी, बॉडी में इतनी जान नहीं बची थी कि उठ सके, मुकाबला कर सके, अपने बच्चों को बचा सके। इसके बाद ये तीनों, इन तीनों बच्चों को मार के फिर से आते हैं। कायदे से 4 बच्चे थे, माफ़ कीजिएगा, 4 बच्चे थे। इन चारों बच्चों को मारते हैं। मारने के बाद फिर से आते हैं और इस जगरानी देवी को फिर से चाकू मारते हैं, मार के मार डालते हैं। अब इन्होंने मर्डर कर दिया था, लेकिन अब सबूत, गवाह, ये सारी चीज़ें थी। इन्हें लगता है कि हम फंस जाएंगे, तो करें क्या। इसके बाद ये दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा फिर बाहर से बंद करते हैं, बाहर से ताला लगाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, अपने सारे सामान को ये लोग पैक करते हैं।
पैक करके वहाँ से भागने जब लगते हैं तो इनके घर का जो ताला था ये ताला ले जाके जगरानी देवी के बाहर लगा देते हैं, लगा के वहाँ से भाग जाते हैं। इन्हें लगता है कि मामला शांत हो गया। इसके बाद फिर राजनारायण अपना सारा काम निपटाते हैं। निपटाने के बाद आते हैं। राजनारायण जब आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद पत्नी कहीं गई होगी, लेकिन पत्नी ऐसे जा कहाँ सकती होगी चारों बच्चों को लेके। बाहर दरवाजे से उन्हें थोड़ा खून भी दिखता है। अब राजनारायण की हवा ख़राब की मेरे घर में ऐसा हुआ क्या। वो फ़ौरन भागते हैं खिड़की के पास और खिड़की से जब अंदर देखते हैं तो राजनारायण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल अंदर खून का एक तरह से तालाब बना हुआ था। चारों लाशें उसी तालाब में तैर रही थी। राजनारायण चीख पुकार मचाते हैं। सारे पड़ोसी आते हैं। मामला पुलिस को जाता है। पुलिस वाले आते हैं, ताला वगैरह तोड़ते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। सारा मामला पानी की तरह साफ था। चूँकि पड़ोसी अचानक से गायब हुए थे, इनसे झगड़ा भी था, तो सारा इल्ज़ाम इन्हीं तीनों पे लग जाता है। राजनारायण बाकायदा जाते हैं, FIR करते हैं, गवाही देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये तीनों आखिर गए तो गए कहाँ। इसके बाद फिर उस लॉज के मालिक से, चौल के मालिक से बात की जाती है। पूछताछ की जाती है कि ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो मालिक था वो बताता है कि ये तीनों यूपी के किसी वाराणसी एक जगह है, उसी वाराणसी के किसी गांव के रहने वाले हैं। इससे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस वालों की एक टीम आती है, वाराणसी जाती है। वाराणसी जाने के बाद बाकायदा अपने तरीके से छानबीन करती है। लेकिन उस टाइम ना कोई फ़ोटो थी, ना कोई तस्वीर थी, ना इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी। तो पुलिस अब करे तो करे क्या। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद मामला धीरे धीरे डाउन पड़ने लगता है। सारी चीज़ें रफा दफा होने लगती है। साल बीतने लगता है। 94 बीतता है, 95 बीतता है, 96 साल 2000 बीतता है। जो राजनारायण था बाकायदा पुलिस थाने आता, अपने मामले की जांच पड़ताल के बारे में पूछता है कि कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं। लेकिन हर बार उससे वही जवाब मिलता है कि प्रयास जारी है, कोशिश जारी है, संभवतः जल्द ही पकड़ा जाएगा। 2007 तक राजनारायण आता है पूछने के लिए, और 2007 में कार दुर्घटना में इसकी भी मौत हो गई। यानी अब पूरा का परिवार मर चुका था। न कोई पूछने वाला था, न कोई जानने वाला था, न ही कुछ किसी को खबर थी कि ऐसा कुछ घटना भी हुआ था। मामला ठंडे बक्से में चला जाता है। बात आई गई हो जाती है। 2007 बीत गया, 2008 बीत गया, 10 बीत गया, 12 बीत गया, 15 बीत गया, 16, 17, 18, 19, 20 बीत गया। इसी बीच एक सीनियर इंस्पेक्टर अभिराज कुराड़े ये आते हैं MBBB पुलिस, यानी मीरा भायंदर बसई विरार, यहाँ के क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में ये आते हैं। बतौर सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद बाकायदा जो सारे प्रोटोकॉल होते हैं, वेलकम होता है। लेकिन जैसे ही ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद इनका पहला आदेश यही था कि ऐसे मामले मेरे सामने लाओ जो आज तक सुलझे ना हो और ब्रूटल से ब्रूटल क्राइम जिसमें हुआ हो। अब सीनियर का ऐसा आदेश, सारे मामले खोले जाते हैं, सारी फाइलों को खंगाला जाता है। तो टोटल 11 ऐसे मामले मिलते हैं जिसमें अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, जिसमें कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई सही से, ना कोई सबूत मिला, ना कोई गवाह मिला। केस अनसॉल्व रहा। और इन सारे 11 मामलों में जो सबसे बड़ा मामला था वो यही जगरानी देवी और उनके 4 बच्चों के कत्ल का था। लिहाजा जो अभिराज सर थे सबसे पहले इस मामले को सुलझाने का फैसला करते हैं और जो कुछ जानकारी थी उन सारी जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके रीइन्वेस्टिगेशन करते हैं। चूँकि मेन जो क्रिमिनल था, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज लगा था, सबसे बड़ा मामला जिसका था, वो अमरनाथ चौहान था। लिहाजा पुलिस वाले सबसे पहले अमरनाथ चौहान को टारगेट करते हैं। इसके बाद साल 2021 में एक टीम वाराणसी के उस गांव में जाती है। वहाँ पे बाकायदा 20 दिन तक रुकती है। वहाँ की लोकल पुलिस, SIT इन सारी चीज़ों की मदद लेती है। इस आदमी के बारे में जब खोजबीन करती है, पूछताछ करती है, तो गांव वाले और आसपास के लोग बस इतना बता पाते हैं कि साहब 2007 के बाद से ये आदमी इंडिया में नहीं रहता, कहीं विदेश में रहता है, वहीं कमाता है, वहीं खाता है। शायद उसने वहाँ की नागरिकता भी ले ली है।
अब पुलिस वाले एक तरह से सख्ते में आ जाते हैं। एक आदमी जो 5 लोगों का कातिल है वह हिंदुस्तान छोड़ के कहीं विदेश भाग चुका है, तब इसे पकड़ना एक तरह से नामुमकिन हो चुका है। पुलिस वाले अब पूछते हैं कि आखिर ये आदमी गया कहाँ है, किस देश में है। लेकिन अब कोई बताए तो बताए कैसे, क्यों बताए। आमतौर पे कोई किसी की मदद भी आज के टाइम में नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि आज मैं मदद करूंगा कल को मैं फंस सकता हूं, जैसे अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया इस अंजलि और निधि वाले मामले में। पुलिस वाले इसके बाद जब उन्हें कुछ कहीं से सबूत हाथ नहीं लगता तो एसटीएफ की मदद लेते हैं, एसआईटी की मदद लेते हैं, बाकी सारी संस्थाओं की मदद लेते हैं। इसके पासपोर्ट को निकलवाने की कोशिश करते हैं कि पासपोर्ट पे क्या, कहाँ का वीज़ा लगा है, क्या कुछ हुआ है, सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। और सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये आदमी इस समय कतर में रह रहा है। कतर में ये कुछ कांच का व्यापार कर रहा है और हर 2 साल में एक बार आता है। अब ये सारी जानकारी इस कदर थी कि अपने आप में दिमाग को घुमाने वाली थी, क्योंकि कोई आदमी 2 साल में एक बार इंडिया आता है, कब आता है कैसे आता है कोई जानकारी नहीं, इंडिया में कभी रहता नहीं, कतर में रहता है। अब हिंदुस्तान से कतर जाके पकड़ना भी एक तरह से पॉसिबल नहीं है। तो अब करें तो करें क्या। पूरा मामला फिर से अविराज सर को जाता है, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनको बताया जाता है। अविराज सर इस मामले को लीड करते हुए अब प्लान बनाना चालू करते हैं और सबसे पहले ये कल पता करते हैं कि यह लास्ट टाइम कब आया था, और ये लास्ट टाइम साल 2020 में आया था। यानी अब 2 साल बाद अगर ये आएगा तो 2022 में ही आता। इसके बाद इसके पासपोर्ट को सर्विलांस पे रखते हैं कि ये कब इंडिया वापस आ रहा है, क्या कुछ करेगा। इसके खिलाफ येलोसी यानी लुक आउट सर्कुलर ये चीज़ें जारी करते हैं। फिर पता करते हैं कि अमूमन ये अपना टिकट कहाँ के लिए करवाता है कतर से। पता चलता है कि ये अपना टिकट उसी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए करवाता है। सबसे ज़्यादा सर्विलांस वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद अपने मुखबिरों से पता करते हैं कि ये कब आ सकता है। पता चलता है कि लास्ट दिसंबर में शायद ये आए। सारा जाल बिछता है। बिछने के बाद दिसंबर से ही अलग अलग जगहों पे, कभी इसके घर के पास टीम रुकती है, कभी वहाँ के रेलवे स्टेशन के पास टीम रुकती है, कभी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टीम रुकती है। कई महीनों तक टीम खाक छानती है। कभी उन दोनों लोगों के पास जो अनिल और सुनील थे, जिनका घर शायद बलिया में पड़ता है, इस मामले में अभी श्योर नहीं हो तो कहना गलत होगा, बताना बेईमानी होगा, वहाँ पे जाती है कि वहाँ से शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पुलिस महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक कई बार चक्कर लगाती है। लगाने के बाद फाइनली जब उसे खबर मिलती है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो आएगा, उसके बाद सारी सर्विलांस को लगाती है। सारे फ़ोटोज़ को स्कैन करवाती है कि अगर इस फ़ोटो से मिलता जुलता कोई दिखाई दे तो तुरंत इंडिकेशन हो जाए। और लास्ट में इसी हफ्ते में पिछले बुधवार को जब आता है, जैसे इमिग्रेशन के लिए पहुंचता है, पुलिस के एजेंट, पुलिस के खबरी वहाँ पे थे, तुरंत खबर मिलती है। चूँकि तस्वीर मैच होती है, उसके बाद फ़ौरन पुलिस के 2 जवान जाते हैं और जाने के बाद उसे वहाँ से गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद ये मामला इससे पूछते हैं, उस बाकायदा अपने इकबाल जुर्म को करता है। करने के बाद ये खुद परेशान था कि आखिर इस पुलिस ने मुझे पकड़ा कैसे, क्योंकि अपना नाम मैंने बदल दिया था, अपनी पहचान बदल ली थी, अपना देश बदल लिया, अपना काम बदल गया। एक मामला जो 28 साल पहले दब चुका था, पुलिस ने इसे कैसे खोला, मुझे कैसे पकड़ा, इस बात पे इसे कई घंटों तक यकीन नहीं हुआ। क्योंकि इसका नाम राजकुमार चौहान था, वहाँ जाने के बाद इसने अपना नाम इलियास कालिया रख लिया। बाकायदा ये कतर में ही रहता था। इस बात से निश्चिंत था कि कोई पुलिस का पंजा इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो पुलिस ने जिस हिसाब से इसमें काम किया, शायद ही ऐसी मिसाल कहीं मिली हो। चूँकि कल भी मैंने एक कहानी सुनाई थी, खासकर ऐसे मामलों में जिसमें ना कोई पूछने वाला हो, ना कोई जानने वाला हो कि पुलिस ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। इसके बाद भी जब पुलिस अगर मामले को सुलझाती है तो कायदे से ये कहना बेईमानी होगा कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही। क्योंकि पुलिस ने बस इस केस को, और कल जो कहानी सुनाई थी उस केस को भी बस अपनी ड्यूटी समझ के सॉल्व किया था। वरना पुलिस को, या फिर जो सीनियर इंस्पेक्टर अविराज कुराड़े क्राइम ब्रांच के, उनको क्या गर्ज पड़ी थी
इस मामले को फिर से उछालने की, फिर से खोलने की, क्योंकि इस मामले के बारे में उनसे ना कोई एक सवाल करने वाला था, ना कोई क्वेश्चन कर सकता, ना कभी उनके ऊपर उंगली उठती, चूँकि ये मामला ना उनके टाइम का था, ना उनके सेक्शन में आता था। उसके बाद भी जो अभिराज कुराड़े इस मामले को खोलते हैं और एक एक सिंगल पुलिस वाला जिसने भी इस केस में मेहनत की, आप सोच के देखिए किस तरह से मेहनत की होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा है कि जैसी भी है, जो भी है, अगर हम आप सुरक्षित हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रशासन की, अपने देश के कानून की वजह से ही ले रहे हैं। क्योंकि मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं कि अगर पुलिस प्रशासन का खौफ उन्हें ना हो तो आम आदमी को निगल जाए, और निगलने के बाद कभी डकार भी ना ले। तो पुलिस प्रशासन की इज्जत आप लोग करिए। माना कि कहीं गलत होते हैं, लेकिन उस गलत के हिसाब से भी जज करना सही नहीं होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है व्यक्तिगत, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।